नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंकित भार्गव हमारे YouTube चैनल क्यूज कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, मैं आपके लिए BSTC के जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज लाया हूं। BSTC के जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए एक टेस्ट सीरीज लेके आया हूं। ये टेस्ट सीरीज है साथियों BSTC के ओल्ड पेपर 2015 का ओल्ड पेपर हुआ है उसकी टेस्ट सीरीज लेकर आया हूँ। ये हमारा चैनल है क्यूज कंपटीशन क्लासेस। BSTC का 2015 का जो पेपर हुआ है उसकी टेस्ट सीरीज लेकर आया हूँ। इसमें जो जनरल नॉलेज के 50 प्रश्न आते हैं, जनरल नॉलेज के कितने प्रश्न आते हैं 50, उसमें से कुछ प्रश्नों को संकलित किया गया है। सभी प्रश्नों का आपको समाधान करवाया जाएगा। ये हम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि जो कोई सा भी बोर्ड हो साथियों, RPSC हो या RSSB हो, RMSSB हो, कोई सा भी बोर्ड हो, सभी जो बोर्ड हैं वो अपने प्रश्नों को बार बार रिपीट करते रहते हैं। इसलिए हम ये टेस्ट सीरीज लाए हैं जिसमें पुराने जितने भी प्रश्न आए हैं पुराने BSTC के लगभग 2009 से 2022 तक के सभी पेपरों का हम समाधान करेंगे। सभी जो पुराने पेपर हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे 2009 से 2022 तक के सभी पेपरों का, जिससे क्या है 2023 का आपका जो BSTC का एग्ज़ाम होगा उसमें आप जनरल नॉलेज से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उनमें एक अच्छा स्तर पर पहुंच सको। हालांकि इसके अलावा आपके लिए रीजनिंग का भी हम ये प्रयास करेंगे कि रीजनिंग का भी इसी तरीके से एक सॉल्यूशन मिले आपको, हिंदी और इंग्लिश का भी इसी तरीके से सॉल्यूशन मिले, टीचिंग एप्टीट्यूड का भी इसी तरीके से सॉल्यूशन मिले। लेकिन फिलहाल अभी हम जीके के ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं, तो मैं ये कुछ प्रश्न लाया हूँ जो 2015 के एग्ज़ाम, पुराना एग्ज़ाम हुआ 2015 का, उसमें से मैंने ये पुटअप किया है। आप किसी भी साइट से या किसी भी प्रिंटेड जो बुक है उससे उसमें ये पेपर को देख सकते हो आप। ये 2015 का पेपर है और BSTC का है। तो आइए मेरे साथ मिलके इस टेस्ट सीरीज को सॉल्व करते हैं। ये टेस्ट सीरीज में 4 ऑप्शन है। मैं प्रत्येक ऑप्शन के बारे में आपको बताऊंगा किस ऑप्शन को इसका उत्तर क्या होगा, और बाकी जो 3 ऑप्शन दिए हैं उन पर यदि प्रश्न आता है तो क्या आता है, तो हम इस विषय को लेकर चर्चा करेंगे। चलिए मेरे साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्त जो BSTC की तैयारी कर रहे हों उनको शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला पेपर है, पहला क्वेश्चन है टाँका उदाहरण है। पहला प्रश्न दिया गया है टाँका उदाहरण है। टाँका किसका उदाहरण है? हमसे पूछ रहा है टाँका उदाहरण है। टाँका किसका उदाहरण है? टाँका पशु से संबंधित है, टाँका मृदा से संबंधित है, टाँका जल से संबंधित है या वनस्पति से संबंधित है। हमसे पूछा गया है टाँका उदाहरण है। टाँका किसका उदाहरण है? पशु का है, मृदा का है, जल का है या वनस्पति का है? देखिए सबसे पहले जानते हैं टाँका होता क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं टाँका होता क्या है। टाँका, आप सभी जानते हो कि हमारे राजस्थान में जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पानी की बहुत कमी है। वहाँ क्या है? पानी की बहुत कमी। तो पश्चिमी राजस्थान के लोग हैं वो क्या करते हैं? बरसात के पानी को छत से पाइप के माध्यम से टैंक या कुंड में संग्रहित करना। देखिए टाँका होता क्या है। एक लाइन में बोलें तो टाँका क्या है? जल संरक्षण की एक तकनीक है। टाँका क्या है? जल संरक्षण की एक तकनीक है पश्चिमी राजस्थान की। कहाँ की है? पश्चिमी राजस्थान की। पश्चिमी राजस्थान की जल संरक्षण की एक तकनीक क्या है? टाँका। इसका उत्तर है जल। इसका उत्तर क्या है? जल। टाँका होता क्या है? टाँका होता है कि बरसात के मौसम में पानी को छत से पाइप के माध्यम से टैंक में या कुंड में संग्रहित करना। देखिए विद्यार्थियों, उनका जो घर होता है पश्चिमी राजस्थान में जो लोग रहते हैं जहाँ पानी की कमी है वो क्या करते हैं? अपने घर के नीचे अंडरग्राउंड एक कुआं बना लेते हैं, या हम उसको बोले कुंड बना लेते हैं, या बोले हम टैंक बना लेते हैं, या उसको बोले तलघर बना लेते हैं। जिससे क्या होता है कि बरसात के मौसम में उनके यहाँ जो बारिश होती है
उसका पानी पाइप के माध्यम, पहले उसकी छतों की अच्छे से वो सफाई कर देते हैं बारिश आने से पहले, ताकि कचरा वगैरह उस टैंक में ना जाए। तो जब बारिश होती है तो उस छत का जो पानी है उसको वो संग्रहित करके रखते हैं अपने टैंक में। कहाँ संग्रहित करते हैं? टैंक में। किसके माध्यम से? पाइपों के माध्यम से, जिससे क्या है ग्रीष्मकालीन में वो उस पानी का उपयोग कर सकें। बाकी कभी भी वहाँ पानी की, हमेशा वहाँ पानी की कमी रहती है, तो इस कारण वो किसका उपयोग करते हैं? टाँका का। किसका उपयोग करते हैं? टाँका का। तो एक लाइन में समझे हम, टाँका क्या है? तो जल संरक्षण की एक तकनीक है। अगर ऑप्शन में जल अकेला नहीं आता तो आता जल संरक्षण की तकनीक। तो टाँका किससे संबंधित है? हमने देखा जल से। टाँका किससे संबंधित है? जल से। पशु से नहीं है, मृदा से नहीं है और वनस्पति से नहीं है। टाँका किससे संबंधित है? जल से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है? देखिए प्रश्न नंबर 2 है कि राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई? राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना, ध्यान से पढ़ना, पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई? वो भी पहली राजस्थान की। ऑप्शन है सूरतगढ़ में, रामगढ़ में, मथानिया में और अमरसागर में। राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई? ऑप्शन है सूरतगढ़, रामगढ़, मथानिया और अमरसागर। 4 ऑप्शन दिए, हम एक एक के बारे में जानेंगे क्या किसमें क्या है। राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई? सूरतगढ़, रामगढ़, मथानिया, अमरसागर। पहले पढ़ते हैं सूरतगढ़ को। सूरतगढ़ में क्या है? सूरतगढ़, देखिए सूरतगढ़ सबसे पहले इसकी अगर स्थिति देखें तो ये कहाँ पड़ता है? श्रीगंगानगर। सूरतगढ़ कहाँ पड़ता है? श्रीगंगानगर। और श्रीगंगानगर को अन्न का कटोरा बोलते हैं। श्रीगंगानगर को क्या बोलते हैं? राजस्थान में अन्न का कटोरा। सूरतगढ़ कहाँ पड़ता है? श्रीगंगानगर में। और सूरतगढ़ में क्या है? सूरतगढ़ में राष्ट्रीय कृषि फार्म। तो सूरतगढ़ में क्या है? राष्ट्रीय कृषि फार्म। सूरतगढ़ कहाँ पड़ता है? श्रीगंगानगर में। सूरतगढ़ में राष्ट्रीय कृषि फार्म है। श्रीगंगानगर को अन्न का कटोरा बोलते हैं। श्रीगंगानगर को क्या बोलते हैं? अन्न का कटोरा। श्रीगंगानगर को अन्न का कटोरा बोलते हैं। आप जब ये टेस्ट सीरीज में हल करा रहा हूँ, आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठे, चाहे रफ कॉपी हो आपकी या सामान्य कोई सी भी कॉपी हो, ताकि जो भी लाइनें, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट में लिखा रहा हूँ, देखिए बार बार मैं आपको कह चुका हूँ कि ये जो पेपर होते हैं हमेशा रिपीट होते हैं। हर पेपर में 15 से 20 प्रश्न रिपीटेड आते हैं, किसी भी बोर्ड के द्वारा करवाए जाए। 15 से 20 जो प्रश्न रिपीटेड आते हैं, हम उन्हीं के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई? प्रश्न हमारा ये था। उसने पहला ऑप्शन दिया सूरतगढ़। हमने सूरतगढ़ के बारे में पढ़ा कि सूरतगढ़ कहाँ है? श्रीगंगानगर में। श्रीगंगानगर को अन्न का कटोरा कहते हैं। श्रीगंगानगर को क्या कहते हैं? अन्न का कटोरा। और सूरतगढ़ में क्या है? राष्ट्रीय कृषि फार्म है। इसको एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म बोलते हैं। राष्ट्रीय कृषि फार्म है, ये एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। तो अगले बार आपको एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिले कि एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म, तो सूरतगढ़, श्रीगंगानगर। समझ में आया आपको? सूरतगढ़, श्रीगंगानगर में राष्ट्रीय कृषि फार्म है, जो एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। अब ऑप्शन बी उसने दे रखा है हमको रामगढ़। ऑप्शन बी उसने क्या दे रखा है? रामगढ़। देखिए रामगढ़ 3 है। रामगढ़ कितनी है? वैसे रामगढ़ बहुत होंगी राजस्थान में, लेकिन प्रसिद्ध जो मूल रूप से रामगढ़ है वो 3 है, जो अलग अलग अपने उसके लिए फेमस हैं। तो हम एक एक रामगढ़ के बारे में चर्चा करेंगे कि वो किस रामगढ़ के बारे में बात कर रहा होगा। पहला रामगढ़ है जैसलमेर में। पहला कहाँ है? एक रामगढ़ कहाँ है? जैसलमेर में। देखिए ये जैसलमेर वाला जो रामगढ़ है, इसमें ये क्यों फेमस है इसको जानते हैं। जब हम राजस्थान का भौतिक विभाजन पढ़ते हैं, तो हम राजस्थान को 4 भागों में बांटते हैं: मरुस्थल, अरावली, मैदान और पठार। तो जब हम मरुस्थल का भी भौतिक विभाजन पढ़ते हैं तो उसको 2 भाग में बांटते हैं, शुष्क एवं अर्धशुष्क। और जब शुष्क मरुस्थल का विभाजन पढ़ते हैं तो उसको 2 भागों में बांटते हैं, एक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और एक बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। तो जो मुक्त प्रदेश है, मुक्त का अर्थ क्या होता है कि बालू का स्तूप वहां नहीं पाए जाते। मुक्त का अर्थ क्या होता है? बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। तो रामगढ़ कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में। यहाँ बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। जैसलमेर के 3 स्थान हैं। रामगढ़ की जगह आपसे और पूछ लिया जाए कि जैसलमेर के, तो 3 स्थान है। एक है पोखरण, एक है लोहद्रवा और एक है रामगढ़। ये 3 स्थान। जैसलमेर के कितने स्थान है? 3 स्थान है। इन तीनों जगह पे बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बालू का स्तूप नहीं पाए जाते, कोई भी बच्चा जैसलमेर को टिक नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जैसलमेर में बालू का स्तूप पाए जाते हैं।
लेकिन जैसलमेर के 3 स्थान पोखरण, लोहद्रवा और रामगढ़, इन तीनों स्थानों पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। तो फिर आप पूछोगे कि सर फिर यहाँ क्या है, ये क्या है, पथरीला प्रदेश है। ये क्या है, पथरीला प्रदेश है। पोखरण, लोहद्रवा और रामगढ़ ये क्या है, पथरीला प्रदेश है। छोटे छोटे कंकड़ पत्थर है, पोपरा है, तो पथरीला प्रदेश है। तो इस पथरीले प्रदेश को क्या कहा जाता है, हमादा कहा जाता है। यदि प्रश्न पुटअप होता है, पूछा जाए कि हमादा स्थित है तो जैसलमेर में, हमादा कहाँ है, जैसलमेर में। पथरीले प्रदेश को क्या कहा जाता है, हमादा। कहाँ है, पोखरण, लोहद्रवा और रामगढ़, ये तीनों स्थान है यहाँ पे बालू का स्तूप नहीं पाई जाती। तो एक रामगढ़ हमने पढ़ा, कहाँ है, जैसलमेर में। एक रामगढ़ कहाँ है, जैसलमेर में। आइए दूसरा रामगढ़ पढ़ते हैं। एक रामगढ़ है विद्यार्थियों बूंदी में। एक रामगढ़ कहाँ है, बूंदी में। ये रामगढ़ उस रामगढ़ से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो जैसलमेर वाला रामगढ़ था उस रामगढ़ से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रामगढ़ है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बूंदी वाला रामगढ़ है, यह है बूंदी वाला रामगढ़ है, यह है देश का 52वां टाइगर रिजर्व है। देखिए ये बूंदी वाला जो रामगढ़ है वो देश का 52वां टाइगर रिजर्व है। बूंदी वाला रामगढ़ क्या है, देश का 52वां टाइगर रिजर्व है। उसके अलावा ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। तो इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रामगढ़ बूंदी वाला है, ये देश का तो कौन सा है, 52वां टाइगर रिजर्व है। देश का कौन सा है, 52वां, देश का 52वां। लेकिन राजस्थान का कौन सा है, चौथा। राजस्थान का कौन सा है, चौथा। इसके अलावा यदि हम और देखें बूंदी में, इसके अलावा यदि हम और देखें तो बूंदी में क्या है, घोड़े की नाल जैसी घोड़े की नाल की आकृति की पहाड़ियाँ। आपसे पूछे कि घोड़े के नाल की आकृति की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो रामगढ़ बूंदी, रामगढ़ बूंदी। 3 रामगढ़ है। एक हमने पढ़ा जैसलमेर, जिसको हमादा, जिस क्षेत्र को हमादा बोला जाता है, पथरीला प्रदेश है। एक रामगढ़ है बूंदी वाला, ये देश का 52वां, देश का कौन सा, 52वां टाइगर रिजर्व है एवं राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। तो इसलिए ये रामगढ़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये रामगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद घोड़े की नाल की आकृति की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो रामगढ़ बूंदी। कहाँ पाई जाती हैं, रामगढ़ बूंदी। एक रामगढ़ और है, एक रामगढ़ कहाँ है, 12 में। एक रामगढ़ कहाँ है, 12 में। यहाँ एक मंदिर स्थित है जिसको बंडदेवरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भंडदेवरा। यहाँ मंदिर स्थित है, उसको क्या बोलते हैं, बंडदेवरा। यह है राजस्थान का मिनी खजुराहो है। ये राजस्थान का क्या है, मिनी खजुराहो है। तो रामगढ़ 12 वाला है, वो राजस्थान का क्या है, मिनी खजुराहो है। लेकिन हाड़ौती का क्या है, ये खजुराहो है। हाड़ौती का खजुराहो है। हमने 3 रामगढ़ पढ़े। फर्स्ट रामगढ़ जैसलमेर में हमादा के लिए प्रसिद्ध है। फर्स्ट रामगढ़ हमादा के लिए प्रसिद्ध है। सेकंड रामगढ़ बूंदी वाला है, जो घोड़े की नाल की आकृति की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, इसलिए प्रसिद्ध है। और उसके अलावा वहाँ देश का 52वां टाइगर रिजर्व है और राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। और रामगढ़ एक 12 में, रामगढ़ कहाँ, एक 12 में। और यहाँ बंडदेवरा मंदिर स्थित है, ये राजस्थान का मिनी खजुराहो है। ये राजस्थान का क्या है, मिनी खजुराहो। राजस्थान का मैं आपको खजुराहो भी पढ़ाऊंगा आगे, राजस्थान का खजुराहो भी पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी याद रखना मिनी खजुराहो कौन सा है, रामगढ़। रामगढ़ कौन सा, 12 वाला। 3 रामगढ़ इंपॉर्टेंट है, जैसलमेर वाला, बूंदी वाला और 12 वाला। और हाड़ौती का यदि खजुराहो पूछे आपसे, हाड़ौती का यदि आपसे खजुराहो पूछे तो बंडदेवरा। ये हो गया आपका रामगढ़ ऑप्शन। तो सूरतगढ़ पढ़ लिया हमने। सूरतगढ़ राष्ट्रीय कृषि फार्म, सूरतगढ़ में क्या है, राष्ट्रीय कृषि फार्म है। रामगढ़ पढ़ लिया। रामगढ़ 3 है, जैसलमेर वाला, बूंदी वाला और 12 वाला। अगला ऑप्शन दिया उसने मथानिया। अगला ऑप्शन क्या दिया उसने, मथानिया। तो आइए मथानिया को देखते हैं, मथानिया में क्या है।
सबसे पहली बात कि मथानिया कहाँ पड़ता है, तो मथानिया पड़ता है जोधपुर में। मथानिया कहाँ है? जोधपुर में। मथानिया स्थिति देखें इसकी तो जोधपुर। यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ राजस्थान का पहला मसाला केंद्र, राजस्थान का पहला मसाला केंद्र स्थापित किया गया। तो देखिए मथानिया कहाँ है? जोधपुर में। मथानिया कहाँ है? जोधपुर में। ये क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ राजस्थान का जो पहला मसाला केंद्र है, राजस्थान का पहला मसाला केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, आपसे प्रश्न पूछा जाए तो मथानिया की स्थिति है जोधपुर में। सूरतगढ़ पड़ा, रामगढ़ पड़ा, मथानिया पड़ा। अगला ऑप्शन नंबर डी है अमर सागर। तो इसका सही उत्तर है अमर सागर। राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना अमर सागर में स्थापित की गई। अमर सागर कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में। अमर सागर कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में। ये इस तरीके से आपका जो बीएसटीसी के पुराने पेपर हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए कोई भी व्यक्ति यदि आपको सॉल्यूशन कराता है तो वो डायरेक्ट उत्तर बता के निकल जाता है। मेरा पर्सनली ये अनुभव रहा है कि जो चारों ऑप्शन और दिए हैं, जो एक ऑप्शन तो उसका उत्तर है, 4 ऑप्शन दिए उसमें से एक तो मान लिया उसका उत्तर है, लेकिन जो 3 ऑप्शन दिए हैं क्या उनमें से कभी वो पुटअप नहीं करेगा क्या प्रश्न? कभी भी कर सकता है, किसी भी एग्जाम में कर सकता है। तो इसलिए जो 3 ऑप्शन उसके साथ जो संबंधित हैं तो हम उनके बारे में तो जाने कि उनमें क्या है। तो इसीलिए मैं ये टेस्ट सीरीज आपके लिए लेके आया हूँ, जो स्पेशल बीएसटीसी के लिए लेके आया हूँ। बहुत लाभदायक है। यदि आप वास्तविक रूप से इसको एक नोट्स की तरह बना रहे हो या ध्यान से पढ़ रहे हो तो आपके लिए वास्तव में बहुत लाभदायक होने वाली है। तो सूरतगढ़ पड़ा, रामगढ़ पड़ा, मथानिया पड़ा और अमर सागर पड़ा। अमर सागर में तो राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना है। क्या है? पवन ऊर्जा परियोजना। अमर सागर कहाँ है? जैसलमेर में। ये हुआ आपका दूसरा प्रश्न। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य का टेक्सटाइल शहर है, राज्य का टेक्सटाइल शहर है। प्रश्न पूछा है उसने, राज्य का टेक्सटाइल शहर है। देखिए ऑप्शन दिए उसने भीलवाड़ा, बाड़मेर, कोटा और जयपुर। भीलवाड़ा, बाड़मेर, कोटा और जयपुर। वो पूछ रहा है राज्य का टेक्सटाइल शहर, राज्य का टेक्सटाइल शहर, भीलवाड़ा, बाड़मेर, कोटा, जयपुर। एक एक के बारे में चर्चा करते हैं कि जयपुर में क्या है या जयपुर को क्या बोला जाता है, कोटा को क्या बोला जाता है, बाड़मेर को क्या बोला जाता है और भीलवाड़ा को क्या बोला जाता है। एक एक के बारे में जब चर्चा करेंगे तो देखिए 4 ऑप्शन है, हमें 4 नई चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। ये प्रश्न का उत्तर मैं आपको डायरेक्ट बता दूं तो उससे सिर्फ इस प्रश्न की जानकारी मिलेगी, लेकिन जो 3 ऑप्शन में है यदि हम उनको देखें तो उनकी भी हमें जानकारी मिलेगी। हो सकता है अगले एग्जाम में हमसे वो प्रश्न पूछ ले। तो पहले हम लेते हैं जयपुर को। पहले किसको लेते हैं? जयपुर को। जयपुर में क्या है? जयपुर को गुलाबी नगरी बोलते हैं। जयपुर को क्या बोलते हैं? गुलाबी नगरी। जयपुर के शासक हुए हैं राम सिंह द्वितीय। कौन? राम सिंह सेकंड। जयपुर के शासक थे राम सिंह सेकंड, जिन्होंने प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया। देखिए उसने पूछा टेक्सटाइल शहर कौन सा है, तो उसने ऑप्शन दिए भीलवाड़ा, बाड़मेर, कोटा, जयपुर। तो हमने सबसे पहले जयपुर को पुटअप किया। जयपुर को देखा हमने, जयपुर को तो क्या बोला जाता है? गुलाबी नगरी। जयपुर को क्या बोला जाता है? गुलाबी नगरी। यदि पूछे क्यों बोला जाता है तो राम सिंह सेकंड यहाँ के जो शासक थे, जब प्रिंस अल्बर्ट यहाँ पे आ रहे थे तो उनके आगमन के दौरान उन्होंने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया। जयपुर को किस रंग से रंगवा दिया? गुलाबी रंग से रंगवा दिया। इसलिए जयपुर को क्या कहा जाने लगा? गुलाबी नगरी। जयपुर को क्या कहा जाने लगा? गुलाबी नगरी। तो गुलाबी नगरी कौन सी है? जयपुर है। गुलाबी नगरी कौन सी है? जयपुर है। ये आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो जयपुर तो इसका उत्तर नहीं है। जयपुर को क्या बोलते हैं? गुलाबी नगरी। चलो नेक्स्ट कोटा। नेक्स्ट उसने ऑप्शन दिया है हमको कोटा। तो कोटा को क्या बोलते हैं? कोटा को बोलते हैं शिक्षा नगरी। कोटा को क्या बोलते हैं? शिक्षा नगरी। कोटा को क्या बोलते हैं? शिक्षा नगरी।
जयपुर को गुलाबी नगरी बोलते हैं, कोटा को शिक्षा नगरी बोलते हैं। इसके अलावा कोटा से संबंधित 2-4 फैक्ट और हैं जो अभी फिलहाल किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और हो सकता है बीएसटीसी के एग्जाम में से करंट नहीं आता है लेकिन फिर भी पूछ ले। तो कोटा में सेकंड स्पाइस पार्क है। कोटा में क्या है? सेकंड स्पाइस पार्क है। आपसे पूछा जाए कि सेकंड स्पाइस पार्क कहाँ है, तो सेकंड स्पाइस पार्क है कोटा में। स्पाइस मतलब मसाला, पार्क मतलब उद्यान, मसाले का उद्यान कहाँ है? सेकंड वाला कोटा में। तो आप कहोगे कि सर फर्स्ट तो बताओ कि फर्स्ट कहाँ है, तो मैंने फर्स्ट पहले ही बताया, मथानिया जोधपुर। फर्स्ट कहाँ है? मथानिया जोधपुर। आपको समझ में आया? मैं ये बोल रहा हूँ कि कोटा में सेकंड स्पाइस पार्क है। यदि राजस्थान का सेकंड स्पाइस पार्क पूछे तो हमको टिक करना है कोटा। क्या टिक करना है? कोटा। यदि फर्स्ट पूछे तो टिक करना है जोधपुर। समझ में आया आपको? कोटा को शिक्षा नगरी बोलते हैं। राजस्थान की शिक्षा नगरी क्या है? कोटा। ये कोटा के बारे में एक फैक्ट। उसके अलावा कोटा में ऑक्सीजन पार्क है। कोटा में क्या है? ऑक्सीजन पार्क। पूछा जाए ऑक्सीजन पार्क कहाँ है, तो कोटा में। ऑक्सीजन पार्क कहाँ है? कोटा में। उसके अलावा कोटा में स्ट्रेसलेस पार्क है। कोटा में क्या है? स्ट्रेसलेस पार्क। कोटा में क्या है? स्ट्रेसलेस पार्क है। ये स्ट्रेसलेस पार्क क्या है? कोटा में देखिए ज़्यादातर एम्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थी आते हैं जिनको स्ट्रेस बहुत होता है, पढ़ाई का स्ट्रेस बहुत होता है, तो उनके लिए एक स्ट्रेसलेस पार्क का निर्माण किया जा रहा है। ये अभी बना नहीं है, निर्माणाधीन है। जो एम्स की तैयारी करने आते हैं विद्यार्थी, उनके लिए स्ट्रेसलेस ये पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें वो अपनी स्ट्रेस को फ्री कर सकें। इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, बहुत कुछ प्राकृतिक दृश्यों को दर्शाया जाएगा, इसलिए इसको स्ट्रेसलेस पार्क का नाम से रखा गया। तो कोटा को हमने देखा शिक्षा नगरी बोलते हैं, जयपुर को हमने देखा गुलाबी नगरी बोलते हैं। कोटा में सेकंड स्पाइस पार्क है। जयपुर में हमने देखा राम सिंह द्वितीय ने गुलाबी रंग से रंगवाया। कोटा में ऑक्सीजन पार्क है। जयपुर में हमने देखा प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर। और कोटा में स्ट्रेसलेस पार्क है। ये कोटा और जयपुर, ये दोनों के उपनाम समझिए, शिक्षा नगरी और गुलाबी नगरी। उसमें उसने पूछा टेक्सटाइल शहर, अगली बार हो सकता है वो जयपुर का पूछ ले गुलाबी शहर, या हो सकता है वो ये पूछ ले कि जयपुर में गुलाबी रंग से किसने रंगवाया, तो राम सिंह सेकंड। जयपुर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया? राम सिंह सेकंड ने। या ये पूछ ले किसके आगमन पर रंगवाया, तो प्रिंस अल्बर्ट। या कोटा की पूछ ले वो आपसे कि राजस्थान की शिक्षा नगरी, तो कोटा। ये तो सामान्य प्रश्न है। कोटा तो हालांकि अधिकांश कोटा कुछ जानते ही हैं। अगला ऑप्शन दिया उसने बाड़मेर। अगला ऑप्शन क्या दिया है? बाड़मेर। आइए बाड़मेर के बारे में दो बातें जानते हैं कि बाड़मेर में क्या है। एक बाड़मेर में किराड़ू मंदिर है। बाड़मेर में क्या है? किराड़ू मंदिर। ये किराड़ू मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। बाड़मेर के किराड़ू मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो। देखिए अभी हम पढ़ के आए हैं पीछे के राजस्थान का मिनी खजुराहो तो रामगढ़ बारांवाला है। राजस्थान का मिनी खजुराहो कौन सा है? रामगढ़ बारांवाला। लेकिन राजस्थान का खजुराहो कौन सा है? किराड़ू मंदिर बाड़मेर। आपको समझ में आया? दोनों कंसेप्ट आपके क्लियर कीजिए कि राजस्थान का खजुराहो किराड़ू मंदिर बाड़मेर है और राजस्थान का मिनी खजुराहो रामगढ़ बारां है। हाड़ौती का खजुराहो रामगढ़ बारां है और राजस्थान का पूर्ण राजस्थान का खजुराहो क्या है? किराड़ू मंदिर। ये बाड़मेर के बारे में कंसेप्ट हुआ। उसके अलावा बाड़मेर में एक स्थान है, यदि एक और देखें तो बाड़मेर में एक स्थान है बालोतरा। क्या है? बालोतरा। आपने लूनी नदी का नाम सुना होगा। लूनी नदी को आधी खारी आधी मीठी नदी बोलते हैं। लूनी नदी को क्या बोलते हैं? आधी खारी आधी मीठी नदी बोलते हैं। बाड़मेर का एक स्थान है बालोतरा। बालोतरा से लूनी नदी का जल खारा हो जाता है। तो बाड़मेर के बारे में हमने दो कंसेप्ट पढ़े। बाड़मेर के बारे में हमने कितने कंसेप्ट पढ़े? दो कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट पढ़ा कि बाड़मेर में किराड़ू मंदिर है जिसको राजस्थान का खजुराहो बोला जाता है। बाड़मेर में किराड़ू मंदिर है जिसको राजस्थान का खजुराहो बोला जाता है। उसके अलावा बाड़मेर में एक जगह है बालोतरा। बाड़मेर में क्या है? एक जगह है बालोतरा। वहाँ से लूनी नदी निकलती है तो लूनी नदी का जल वहीं से खारा हो जाता है, इसलिए लूनी नदी को आधी मीठी आधी खारी नदी कहा जाता है। ये बाड़मेर के बारे में हुआ। अब प्रश्न था हमारा राज्य का टेक्सटाइल शहर, तो इसका उत्तर है भीलवाड़ा। इसका उत्तर क्या है? भीलवाड़ा। राज्य का टेक्सटाइल शहर क्या है? भीलवाड़ा। राज्य का टेक्सटाइल शहर कौन सा है? भीलवाड़ा। समझ में आया आपको? देखिए प्रश्न 1
कंसेप्ट कितने? 4। प्रश्न 1 कंसेप्ट कितने? 4। जो हमारे 4 ऑप्शन है, चारों से संबंधित हमने चारों के उपनाम देखे। टेक्सटाइल शहर बोलते हैं भीलवाड़ा को, टेक्सटाइल शहर भीलवाड़ा को। बाड़मेर को राजस्थान का खजुराहो बोलते हैं। कोटा को राजस्थान की शिक्षा नगरी, जयपुर को राजस्थान की गुलाबी नगरी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। हाँ, अगला प्रश्न है महेश राज सोनी किससे संबंधित है? अगला प्रश्न क्या है? महेश राज सोनी किससे संबंधित हैं? देखिए महेश राज सोनी किससे संबंधित हैं? ऑप्शन दिए हैं आपको। ब्लू पोट्री से संबंधित हैं, लोक कला से संबंधित हैं, थेवा कला से संबंधित हैं, या इनमें से कोई नहीं। महेश राज सोनी, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ब्लू पोट्री क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे लोक कला क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे थेवा कला क्या है। प्रश्न 1 ऑप्शन 4, चारों के बारे में जानेंगे कि क्या किसमें क्या है, तब हम इस प्रश्न का सॉल्यूशन कर पाएंगे कि महेश राज सोनी किससे संबंधित है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले ब्लू पोट्री। ये आपकी ब्लू पोट्री। सबसे पहले कंसेप्ट आता है कि ब्लू पोट्री होती क्या है। ब्लू पोट्री होती क्या है? तो जो मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, मिट्टी के बर्तन या खिलौनों पर, मिट्टी के बर्तन या खिलौनों पर नीले व हरे रंग की चित्रकारी ब्लू पोट्री कहलाती है। देखिए मिट्टी के बर्तन या खिलौनों पर, मिट्टी के बर्तन या किस पर? खिलौनों पर नीले व हरे रंग की चित्रकारी क्या कहलाती है? ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री मूलतः कहाँ की है? यदि पूछा जाए मूलतः है ये लाहौर की। मूलतः कहाँ की है? लाहौर की। हमारे जयपुर के एक शासक हुए हैं, मूलतः कहाँ की है? लाहौर की। जयपुर के एक शासक हुए हैं जो अकबर के समकालीन थे, मानसिंह प्रथम, मानसिंह फर्स्ट, जो किसके समकालीन थे? अकबर के। अकबर ने इनको सूबेदार बनाया था लाहौर का। अकबर ने कहाँ का सूबेदार बनाया था? लाहौर का। किसको? मानसिंह प्रथम को। ये वहां से आए जब ब्लू पोट्री के अपने साथ चित्रकारों को लेके आए, मानसिंह प्रथम। तो राजस्थान में लाने का श्रेय किसको जाता है? राजस्थान में लाने का श्रेय मानसिंह प्रथम को। ब्लू पोट्री को राजस्थान में लाने का श्रेय किसको जाता है? मानसिंह फर्स्ट। राजस्थान में लाने का श्रेय मानसिंह फर्स्ट को जाता है। उसके अलावा प्रसिद्ध कलाकार, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यदि इस पूरी ब्लू पोट्री का है तो वो ये है कि ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये जयपुर की प्रसिद्ध है। सबसे पहली तो ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। और इसके प्रसिद्ध कलाकार, इसके प्रसिद्ध कलाकार, तो प्रसिद्ध कलाकार हैं इसके कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत। देखिए विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं ब्लू पोट्री। हमारा प्रश्न था कि महेश राज सोनी का संबंध किससे है। उसमें ऑप्शन थे ब्लू पोट्री, लोक कला, थेवा कला। हमने सबसे पहले ब्लू पोट्री को जानने की कोशिश की कि ब्लू पोट्री होती क्या है। तो ब्लू पोट्री जब हमने जानने की कोशिश की तो हमें पता चला कि मिट्टी के जो बर्तन हो या खिलौने होते हैं उन पर नीले एवं हरे रंगों से जो चित्रकारी की जाती है उसको ब्लू पोट्री बोलते हैं। मिट्टी के बर्तनों पर नीले एवं हरे रंग से चित्रकारी करना ब्लू पोट्री कहलाती है। लेकिन ब्लू पोट्री मूलतः कहाँ की है? लाहौर की है। ब्लू पोट्री कहाँ की है? लाहौर की। और इसको राजस्थान में लाने का श्रेय किसको जाता है? मानसिंह प्रथम को जाता है, जो अकबर के समकालीन थे। मानसिंह प्रथम किसके समकालीन थे? अकबर के। अकबर ने उनको सूबेदार बनाया था लाहौर का। जब वो लाहौर से आए तो ब्लू पोट्री के अपने साथ कुछ चित्रकारों को लेकर आए। उसके बाद ब्लू पोट्री प्रसिद्ध कहाँ की है? या तो ये प्रश्न पूछा जाता है तो जयपुर की। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। और यदि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो वो ये है कि प्रसिद्ध कलाकार, ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार कृपाल सिंह शेखावत हैं। ये पद्मश्री से सम्मानित हैं। कृपाल सिंह शेखावत पद्मश्री से सम्मानित है, ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो ये इंपॉर्टेंट ब्लू पोट्री के बारे में फैक्ट हैं। बाकी तो बहुत सारी बातें हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को निकाल के देख रहे हैं। जैसे ब्लू पोट्री हमारे सामने आई तो हमने उसको देखा। उसके बाद अगली पोट्री कौन सी है? उसमें अगली है उसमें थेवा कला। अगली क्या है? लोक कला। अगली क्या है? लोक कला है। तो लोक कला के बारे में जानते हैं। देखिए लोक कला क्या होती है? लोक कला के अंतर्गत ही ब्लू पोट्री, थेवा कला, ये सब उस्ता कला, ये सब आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं? लोक कला की। लोक कला होती क्या है? परंपरागत तरीके से जो कलाएं चलती आ रही हैं
वो क्या कहलाती हैं, लोक कला कहलाती हैं। भारत में कई कलाएं अलग अलग क्षेत्र विशेष अलग अलग स्थान पर चली आ रही हैं, वो सब क्या है, भारत की लोक कलाएं। तो लोक कला के अंतर्गत हम पढ़ते हैं ब्लू पोट्री। किसको पढ़ते हैं, ब्लू पोट्री को। लोक कला के अंतर्गत ही हम उस्ता कला पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, उस्ता कला, थेवा कला पढ़ते हैं। तो ये सब इसके भाग हैं। थेवा कला पढ़ते हैं, इसके अलावा मथेड़ना कला पढ़ते हैं। तो ये सब क्या है साथियों, लोक कला के भाग है। तो लोक कला क्या होती है, जो परंपरागत या पौराणिक जमाने से जो चली आ रही है वो क्या कहलाती है, लोक कला कहलाती है। इसके अंतर्गत ब्लू पोट्री, उस्ता कला, थेवा कला, मथेड़ना कला, इस सभी को पढ़ते हैं। तो ये तो हुआ कंसेप्ट हमारा लोक कला का। ये किसका हुआ, लोक कला का। अगला ऑप्शन है उसमें थेवा कला। थेवा कला क्या होती है, देखिए थेवा कला। सबसे पहले इसमें प्रश्न आता है कि थेवा कला प्रसिद्ध कहाँ की है, या सबसे पहले देखेंगे थेवा कला होती कौन सी कला है, किस कला को थेवा कला कहते हैं। तो हमने देखा कि ब्लू पोट्री तो मिट्टी के बर्तन या खिलौने जो होते हैं उन पर नीले एवं हरे रंग से जो चित्रकारी की जाती है या जो कलाकारी की जाती है उसको ब्लू पोट्री कहते हैं। थेवा कला किसे कहते हैं, तो कांच पर सोने की चित्रकारी, कांच पर सोने की चित्रकारी, कांच पर सोने की चित्रकारी की जाए तो उसको क्या कहते हैं, थेवा कला। कांच पर सोने की चित्रकारी की जाए तो उसको थेवा कला। और मिट्टी के बर्तन पर नीले व हरे रंग से चित्रकारी की जाए तो वो ब्लू पोट्री। थेवा कला की यदि जनक पूछा जाए, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, तो या तो जनक का पूछा जाता है या प्रसिद्ध कहाँ की है तो प्रतापगढ़ की। थेवा कला प्रसिद्ध कहाँ की है, प्रतापगढ़ की। जनक पूछा जाए तो नाथूजी सोनी, जनक पूछा जाए तो नाथूजी सोनी। अब जैसे ही सोनी आया आप समझ गए होंगे कि उसका उत्तर क्या है। देखिए सोनी परिवार, यदि आपसे पूछा जाए सोनी परिवार संबंधित है तो थेवा कला से। सोनी परिवार किससे संबंधित है, थेवा कला से। इसके जनक है नाथूजी सोनी। इसके जनक कौन है, नाथूजी सोनी। तो इसका उत्तर होगा थेवा कला। इसका उत्तर क्या होगा, थेवा कला। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ये वीडियो आपको अगर पसंद आ रही है तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें एवं आप स्वयं सब्सक्राइब करें। देखिए सब्सक्राइब से होता कुछ नहीं है, एक हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम जो वर्क कर रहे हैं, हम जो मेहनत कर रहे हैं या हम जो काम कर रहे हैं वो लोगों को पसंद आ रहा है। बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे बातें हो रही हैं। बहुत सारे बच्चों से बातें हो रही थी, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर टेस्ट सीरीज लाइए, तो हम उनके लिए टेस्ट सीरीज लेके आए। तो महेश राज सोनी का संबंध थेवा कला से। महेश राज सोनी का संबंध किससे है, थेवा कला से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हरविलास शारदा का जन्म कहाँ हुआ। हरविलास शारदा का जन्म कहाँ हुआ, देखिए प्रश्न पूछा है हरविलास शारदा का जन्म कहाँ हुआ। हरविलास शारदा का जन्म ऑप्शन ए में दिया है अजमेर। ऑप्शन ए में क्या दिया है, अजमेर। बी में दिया है नागौर, सी में दिया है जयपुर और डी में दिया है जोधपुर। अब एक एक जो भी जितने भी ऑप्शन अपने सामने हैं उन सभी एक एक के बारे में चर्चा करेंगे कि किसमें क्या है। हरविलास शारदा का जन्म कहाँ हुआ, ऑप्शन डी से देखते हैं जोधपुर। जोधपुर में क्या है, जोधपुर, जोधपुर को सूर्य नगरी बोलते हैं। जोधपुर को क्या बोलते हैं, सूर्य नगरी। तो पहला प्रश्न तो हमारा यही बनता है। जैसे जयपुर को गुलाबी नगरी बोलते हैं तो जोधपुर को क्या बोलते हैं, सूर्य नगरी। कोटा को शिक्षा नगरी बोलते हैं, ऐसे ही जोधपुर को सूर्य नगरी बोलते हैं। उसके अलावा जोधपुर में हमने मथानिया पढ़ी लिया कि जोधपुर में क्या है, मथानिया, राजस्थान का पहला मसाला केंद्र। तो ये हमारा जोधपुर कंप्लीट हुआ। इसके अलावा जोधपुर में झील भी है, एक बालसमंद झील है। जोधपुर में कौन सी झील है, बालसमंद झील। ये जोधपुर के बारे में कुछ फैक्ट हैं। वैसे तो जोधपुर बहुत बड़ा है। जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने की। किसने की, पूछा जाए तो राव जोधा। जोधपुर की स्थापना किसने की, राव जोधा ने। तो ये हुआ हमारा जोधपुर के बारे में कंसेप्ट। देखिए कम बातें पढ़ेंगे लेकिन अच्छी बातें पढ़ेंगे। ये मैं प्रश्न लाया हूँ लगभग 15 से 20 के आसपास आपके लिए। तो इसी तरह के रोज मैं आपके लिए एक क्वेश्चन पेपर में से 15 से 20 प्रश्न लेके आऊँगा। तो आप यकीन मानिए कि लगभग यदि हम 2009 से देखें 22 तक, 9 से देखें 22 तक, तो लगभग आप ये समझिए कि लगभग 500 से 1000 प्रश्न कर चुके होंगे। 500 से कितने, 1000 प्रश्न कर चुके होंगे।
क्योंकि एक प्रश्न के साथ 4 ऑप्शन है, हम चारों ऑप्शन के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा कर रहे हैं। तो हम कितने प्रश्न कर चुके होंगे? 1000। और जब आप 1000 प्रश्न कर चुके होंगे तो आप यकीन मानिए कि पेपर में आपका लेवल अलग ही रहने वाला है। पूरे BSTC के पेपर में आपका लेवल अलग ही रहने वाला है। तो हमने इसमें दिया रविलास शारदा का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन अजमेर, नागौर, जयपुर, जोधपुर। हमने जोधपुर के बारे में जाना कि जोधपुर को तो सूर्य नगरी बोलते हैं, इसकी स्थापना राव जोधा ने की। जोधपुर की स्थापना किसने की? राव जोधा ने। बोलते क्या है? सूर्य नगरी। यहाँ मथानिया है राजस्थान का पहला मसाला केंद्र। उसके अलावा जोधपुर में क्या है? बालसमंद झील। जोधपुर में क्या है? बालसमंद झील। अगला ऑप्शन उसने दे रखा है जयपुर। तो जयपुर के बारे में हमने पढ़ ही लिया, जयपुर के बारे में पढ़ लिया। उसके अलावा अगला ऑप्शन है नागौर। नागौर के बारे में देखते हैं हम, नागौर में क्या है? नागौर सबसे पहले तो नागौर को देखें तो यहाँ एक स्थान है पर्वतसर। यहाँ क्या है? पर्वतसर। पर्वतसर कहाँ है? नागौर में। यहाँ वीर तेजाजी का, यहाँ वीर तेजाजी का प्रसिद्ध पशु मेला लगता है। वीर तेजाजी का प्रसिद्ध पशु मेला। यदि पूछा जाए वीर तेजाजी का पशु मेला कहाँ लगता है तो पर्वतसर नागौर में। पर्वतसर नागौर में। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट तो ये है नागौर के बारे में। उसके अलावा नागौर खारे पानी की सर्वाधिक झीलें, खारे पानी की सर्वाधिक झीलें, खारे पानी की सर्वाधिक झीलें पूछे तो कहाँ है? नागौर में। उसके अलावा नागौर में क्या है? नागौर एकमात्र जिला है जो 4 संभागों से जुड़ता है। कितने संभागों से? 4 संभागों से। तो 4 संभागों से सीमा बनाने वाला जिला पूछे आपसे तो नागौर। ये नागौर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। नागौर एकमात्र जिला है जो कितने संभागों से लगता है? 4 संभागों से लगता है। पाली एकमात्र जिला है जो 8 जिलों से लगता है। नागौर खारे पानी की झीलें सर्वाधिक पाई जाती हैं। पर्वतसर नागौर एक स्थान है जहाँ वीर तेजाजी का प्रसिद्ध पशु मेला लगता है। तो ये कंसेप्ट हुआ नागौर के बारे में। अगला क्या है उसमें ऑप्शन? जोधपुर, नागौर, अजमेर। अजमेर के बारे में देखते हैं। देखिए हरविलास शारदा का जन्म कहाँ हुआ? प्रश्न ये है। हरविलास शारदा का जन्म कहाँ हुआ? प्रश्न ये। तो उनका जन्म हुआ अजमेर में। उनका जन्म कहाँ हुआ? अजमेर में। ये उसका उत्तर है। अजमेर इज करेक्ट। हरविलास शारदा का जन्म कहाँ हुआ? अजमेर में। ओके, चलो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आहू व परवन। आहू व परवन किसकी सहायक नदियां हैं? आहू व परवन किसकी सहायक नदियां हैं? बनास की हैं, चंबल की हैं, काली सिंध की हैं, माही की है। 4 नदियां दी हैं। हम चारों के बारे में एक एक फैक्ट पढ़ेंगे। चारों नदियों के बारे में एक एक फैक्ट पढ़ेंगे। तो उसने प्रश्न में हमसे पूछा है कि आहू व परवन किसकी सहायक नदियां हैं। तो पहले ऑप्शन में हमको दिया है बनास, दूसरे में दिया है चंबल, तीसरे में काली सिंध और चौथे में हमें माही दिया है। तो सबसे पहले हम बनास को देखते हैं थोड़ा सा कि बनास क्यों इंपॉर्टेंट है। बनास नदी, यदि इसका उद्गम आपसे पूछा जाए तो खमनौर पाड़ी राजसमंद, खमनौर पाड़ी राजसमंद, खमनौर पाड़ी राजसमंद से। बनास का उद्गम कहाँ से है? खमनौर पाड़ी राजसमंद से। देखिए 2 कंसेप्ट हैं। एक राजस्थान की सबसे बड़ी नदी तो हम चंबल बोलते हैं और एक पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी बनास बोलते हैं। देखिए इसको पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बनास। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी तो कौन सी है? बनास है। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चंबल है। लेकिन ये MP से निकलती है और बनास कहाँ से निकलती है? हमारे राजसमंद से निकलती है और चंबल में मिल जाती है। और किस में मिल जाती है? चंबल में। तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी पूछे आपसे तो कौन सी है? बनास है। बनास खमनौर की पहाड़ी कहाँ से निकलती है? राजसमंद से। ये बनास के बारे में एक कंसेप्ट हुआ। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है चंबल। सेकंड ऑप्शन क्या है? चंबल। आइए चंबल के बारे में जानते हैं। चंबल नदी का उद्गम MP से है। कहाँ से है? MP से। चंबल नदी राजस्थान में कहाँ से आ रही है?
एमपी से। देखिए चंबल नदी राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के चौरासीगढ़ नामक स्थान से प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ के चौरासीगढ़ नामक स्थान से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? चौरासीगढ़ नामक स्थान से। तो एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि चंबल नदी का प्रवेश राजस्थान में है, तो चित्तौड़गढ़ ऑप्शन में होता है या क्या होता है? चौरासीगढ़। तो चित्तौड़गढ़ के चौरासीगढ़ से राजस्थान में चंबल नदी प्रवेश करती है। इस नदी पर 4 बांध हैं। कितने बांध हैं? 4 बांध हैं, जिनमें से राजस्थान में 3 बांध हैं। जिनमें से राजस्थान में कितने हैं? 3 बांध हैं। तो चंबल नदी पे कुल 4 बांध हैं, जिनमें से राजस्थान में कितने हैं? 3 बांध है। चंबल को बीहड़ भी कहा जाता है। चंबल सबसे ज़्यादा अपर्दन करती है। चंबल बीहड़, चंबल को क्या कहा जाता है? बीहड़ कहा जाता है। एक बीड़ घास होती है साथियों, एक बीड़ क्या होती है? घास। और चंबल का जो अफवाह क्षेत्र है उसको बीहड़ कहा जाता है। चंबल का अफवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बीहड़। और एक बीड़ होता है, एक क्या होता है? बीड़। ये घास होती है, ये घास होती है, बीड़ घास होती है, जबकि बीहड़ चंबल का अफवाह क्षेत्र है। तो ये हो गई हमारी चंबल। देखिए ये ज्योग्राफी की आपकी क्लासेस चल रही हैं, इसके ज्योग्राफी की आपकी क्लासेस चल रही हैं। बहुत जल्दी नदियाँ, झीलों एवं बांधों का आपका पोर्शन आने वाला है, उसका वीडियो आपको मिलने वाली है। तो इसलिए क्या इतनी डिटेल में मैं नहीं जाना चाह रहा। मैं सिर्फ एक 1 लाइन प्रश्न में आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे इस बार उसने आहू परवन का पूछा, हो सकता है अगली बार बनास का उद्गम पूछ ले, या हमसे चंबल का प्रवेश पूछ ले, या हमसे काली सिंध का संगम पूछ ले, या हमसे माई का मैदान पूछ ले। तो ये कुछ कंसेप्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उन कंसेप्टों को लेकर मैं चल रहा हूँ इस सीरीज में। तो बनास खमनौर पहाड़ी राजसमंद से पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी बनास है। चंबल राजस्थान की सबसे बड़ी लंबी नदी है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल। और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास है। आइए काली सिंध, ये काली सिंध नदी है ना, ये सहायक किसकी है? चंबल की। तो काली सिंध के बारे में जानते हैं थोड़ा सा फैक्ट। काली सिंध और साथ ही आहू, काली सिंध और आहू, ये दोनों के संगम पर गागरोन दुर्ग बना है। दोनों के संगम पर कौन सा दुर्ग बना है? गागरोन दुर्ग कहाँ है? झालावाड़। गागरोन दुर्ग कहाँ है? झालावाड़। तो दोनों के संगम पर या तट पर, तो काली सिंध या आहू दोनों के तट पर कौन सा दुर्ग बना है? गागरोन दुर्ग। ये जल दुर्ग का सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। राजस्थान में जल दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आपसे पूछे तो गागरोन दुर्ग कहाँ है? झालावाड़। गागरोन दुर्ग कहाँ है? झालावाड़। जल दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। नदियाँ कौन सी? काली सिंध और आहू। नदियाँ कौन सी हैं? काली सिंध और आहू। परवन नहीं है, आहू व परवन दोनों ऑप्शन में साथ आते हैं। परवन इसमें नहीं है। परवन किसमें? परवन आहू के साथ कौन है? काली सिंध। आहू के साथ कौन है? काली सिंध। परवन नहीं है, आहू के साथ काली सिंध है। तो हमसे प्रश्न पूछा है कि आहू व परवन किसकी सहायक नदी है? तो आहू व परवन काली सिंध की सहायक नदी है। आहू व परवन किसकी सहायक नदी है? काली सिंध की। अगली नदी दे रखी है माही। थोड़ा सा 1-2 पॉइंट माही के बारे में जान लेते हैं। माही नदी भी एमपी से राजस्थान में आती है। माही नदी कहाँ से आती है? एमपी से। माही नदी का उद्गम एमपी में है। माही नदी कहाँ से आती है? एमपी से राजस्थान में। तो ये 3 जिलों में बहती है। एक तो बांसवाड़ा है, एक डूंगरपुर है और एक प्रतापगढ़ है। देखिए माही नदी 3 जिलों में बहती है, राजस्थान के 3 जिलों में बहती है। इस तरह से राजस्थान का मैप है। तो ये यू आकार की नदी रहती है। माही नदी कैसा आकृति की है? यू आकार की। तो माही नदी, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एकमात्र नदी है माही नदी, एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये हमारा राजस्थान है। इसमें यहाँ से कर्क रेखा निकल रही है जिसकी लंबाई 26 किलोमीटर। कितनी है? 26 किलोमीटर। डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर का थोड़ा सा हिस्सा आता है, बांसवाड़ा मोस्टली आता है। 2 जिलों से संबंधित है। 26 किलोमीटर है कर्क रेखा। ये माही नदी है जो यहाँ से प्रवेश लेती है और यहाँ से यूँ निकल जाती है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। कई बार एग्जामों में देखने को मिला है, कई बार पूछा जाता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी। उसके अलावा माही नदी के बारे में 1-2 फैक्ट और हैं। माही नदी को जैसे माही नदी को क्या कहा जाता है? माही नदी को
बागड़ की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बागड़ की गंगा। ये प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इसको बागड़ क्षेत्र बोलते हैं। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इसको बागड़ क्षेत्र बोलते हैं। तो बागड़ की गंगा माई नदी, आदिवासियों की गंगा माई नदी, आदिवासियों की गंगा माई नदी। उसके अलावा कांठल की गंगा, प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है उसमें माई नदी के अफवाह क्षेत्र को काठल बोलते हैं, तो काठल की गंगा माई नदी। तो माई नदी के कई उपनाम हैं सॉरी, माई नदी के कई उपनाम हैं। बागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा, काठल की गंगा, ये सब माई नदी के नाम हैं। माई नदी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार। कितनी बार? 2 बार काटती है। माई नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये हमारी हुई माई नदी। हमारा प्रश्न जो था कि आऊ व परवन किसकी सहायक नदी है, तो आऊ व परवन काली सिंध की सहायक नदी है। इस कंसेप्ट को मैं एक बार आपको क्लियर कर दूं कि कैसे ये किस किस की सहायक नदी है। अच्छा, ये ऊपर किस, एक मिनट, देखिए आऊ व परवन किसकी सहायक नदी है? काली सिंध की। किसकी है? काली सिंध की। काली सिंध किसकी सहायक नदी है? काली सिंध चंबल की। काली सिंध किसकी सहायक नदी है? चंबल की। चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की। चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की। यमुना में ये यूपी, इटावा यूपी में जाके यमुना में मिल जाती है। और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की। तो आऊ व परवन किसकी सहायक नदी है? काली सिंध की। काली सिंध किसकी सहायक नदी है? चंबल की। चंबल किसकी है? यमुना की। और यमुना इटावा यूपी में चंबल यमुना से मिलती है। चंबल यमुना से कहाँ मिलती है? इटावा यूपी में। और यमुना किस में मिल जाती है? फिर गंगा में मिल जाती है। ये इटावा यूपी में चंबल मिलती है, ना कि यमुना। ठीक है, तो ये कुछ नदियों का कंसेप्ट था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हाँ, कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? प्रश्न है कौन सा युग्म सही नहीं है। पहला है नौचौकी की पाल। पहला क्या है? नौचौकी की पाल, जो कहाँ स्थित है? राजसमंद में। नौचौकी की पाल राजसमंद में। दूसरा दिया है ऑप्शन फोय सागर अजमेर में। तीसरा ऑप्शन दिया है जयसमंद झील उदयपुर में। चौथा ऑप्शन दिया है पंचभद्रा जैसलमेर में। तो नौचौकी की पाल राजसमंद में। देखिए एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं थोड़ा। नौचौकी की पाल, नौ चौकी की पाल, ये बिल्कुल सही है साथियों, राजसमंद में। नौचौकी की पाल कहाँ है? राजसमंद में। जयसमंद झील है, नहीं, राजसमंद में नौचौकी की पाल, नौचौकी की पाल राजसमंद में, जयसमंद झील के पास में नौचौकी की पाल राजसमंद में। यहाँ पे क्या है? राज प्रशस्ति लगी है। क्या लगी है? राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति लगी। नौचौकी की पाल पर क्या लगी है? राज प्रशस्ति। नौचौकी की पाल पर राज प्रशस्ति लगी है। किसने लगवाई? राज सिंह ने। राज प्रशस्ति किसने लगवाई? राज सिंह ने। देखिए साथियों, नौचौकी की पाल कहाँ है? राजसमंद में। इस पर राज प्रशस्ति लगी है। राज प्रशस्ति क्या है? इस पर मेवाड़ का इतिहास संकलित है। राज प्रशस्ति पर क्या है? मेवाड़ का इतिहास संकलित है। राज प्रशस्ति किसने लगवाई? राज सिंह ने। कहाँ लगवाई? नौचौकी की पाल पर। कभी कभी राज प्रशस्ति का लेखा पूछ लेता है, तो रणछोड़ भट्ट तेलंग, रणछोड़ भट्ट तेलंग। राज प्रशस्ति का लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग। तो ये हमारी नौचौकी की पाल हुई। ये क्या हुई? हमारी नौचौकी की पाल। नौचौकी की पाल कहाँ है? राजसमंद में। इस पर राज प्रशस्ति लगी है, राज सिंह के द्वारा लगवाई गई। किसके द्वारा? राज सिंह के द्वारा। और रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा ये राज प्रशस्ति लिखी गई। ये राज प्रशस्ति हुई। उसके बाद उसमें सेकंड ऑप्शन था फोय सागर। फोय सागर अजमेर में। फोय एक अंग्रेज था। फोय कौन था? एक अंग्रेज था, जिसके नाम पे एक सागर का नाम रख दिया। तो फोय सागर कहाँ है? अजमेर में। ये भी सही है, ये भी सही है। जयसमंद झील उदयपुर में। देखिए जयसमंद झील, जयसमंद झील जयसमंद झील उदयपुर में। ये नौचौकी की पाल राजसमंद झील पर भी, राजसमंद झील पर ही है साथियों। कहाँ पर है? राजसमंद झील पर। राजसमंद जिले में राजसमंद झील पर नौचौकी की पाल है, राज सिंह के द्वारा लगवाई गई, रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा। जयसमंद झील यह है
मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछा जाए आपसे तो कौन सी है? जैसमंद झील। आया आपको समझ में? जैसमंद झील उदयपुर में, ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो खारे पानी की कौन सी है? खारे पानी की है सांभर। खारे पानी की कौन सी है? सांभर। इसको रामसर साइट में शामिल किया है। इसको किस में शामिल किया है? रामसर साइट में। रामसर साइट क्या होती है? आर्द्र नम भूमि। रामसर क्या साइट क्या होती है? आर्द्र नम भूमि। इस बार अभी जो पीटीटी का एग्जाम हुआ है उसमें ही रामसर साइट पूछा था। तो रामसर साइट क्या होती है? आर्द्र नम भूमि। दो है राजस्थान में रामसर साइट। कितने हैं? 2। इनके बारे में किसी दिन विस्तृत से चर्चा करेंगे। तो रामसर साइट, सांभर झील को रामसर साइट में शामिल किया है। सांभर झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और जैसमंद झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। जैसमंद झील का एक और नाम है ढेबर झील। क्या है? ढेबर झील। जैसमंद झील का एक और नाम क्या है? ढेबर झील। तो ये जैसमंद झील हो गई जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला है पंचभद्रा। पंचभद्रा जैसलमेर में लिख रहा है, नहीं। पंचभद्रा कहाँ है साथियों? बाड़मेर में। पंचभद्रा कहाँ है? बाड़मेर में। पंचभद्रा कहाँ है? बाड़मेर में। फिर आप पूछोगे तो सर जैसलमेर में क्या है? जैसलमेर में है साथियों भुज झील। जैसलमेर में क्या है? जैसलमेर। जैसलमेर में भुज झील है। क्या है? भुज झील। पंचभद्रा कहाँ है? बाड़मेर में। तो उसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर डी इनकरेक्ट है। पंचभद्रा जैसलमेर में नहीं है। पंचभद्रा कहाँ है? बाड़मेर में। पंचभद्रा कहाँ है? बाड़मेर में। और जैसलमेर में कौन सी है? भुज झील। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अफीम का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है हमारा, अफीम का उत्पादन होता है। अफीम का उत्पादन कहाँ होता है? बारां में, कोटा में, झालावाड़ में, चित्तौड़गढ़ में। बारां में, कोटा में, झालावाड़ में या चित्तौड़गढ़ में। देखिए बारां में क्या है? बारां में धनिया मंडी है। बारां किस लिए प्रसिद्ध है? धनिया मंडी के लिए। बारां धनिया मंडी के लिए प्रसिद्ध। एक एक लाइन में ये लिखते चलो। कोटा राजस्थान की शिक्षा नगरी, सेकंड ये सब आपने लिख लिया तो कोटा छोड़ो। झालावाड़ क्या है? राजस्थान का नागपुर। झालावाड़ क्या है? राजस्थान का नागपुर। राजस्थान का नागपुर कहाँ है? झालावाड़। संतरे का उत्पादन सर्वाधिक होता है। संतरे का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? झालावाड़ में। और अफीम का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? चित्तौड़गढ़ में। अफीम का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो मेसा के पठार पे बना है। किस पे बना है? मेसा के पठार पे। तो चित्तौड़गढ़ के बारे में बहुत कंसेप्ट है। किसी दिन जब हिस्ट्री की वैसे आपकी क्लासें चल रही हैं सारी उसमें आएगी, जब आप उसको समझ लेना। तो अफीम का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? चित्तौड़गढ़ में। बारां को क्या कहा जाता है? धनिया की मंडी के लिए बारां प्रसिद्ध है। बारां किस लिए प्रसिद्ध है? धनिया की मंडी के लिए। कोटा हमने पढ़ी लिया। झालावाड़ में क्या है? राजस्थान का नागपुर। झालावाड़ को क्या कहा जाता है? राजस्थान का नागपुर। संतरा सर्वाधिक उत्पादन, संतरे का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? झालावाड़ में। झालावाड़ घंटियों का शहर, झालरापाटन। ये चित्तौड़गढ़ इसका उत्तर हुआ। अफीम का सर्वाधिक उत्पादन। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर। राज्य वाद्य यंत्र है। राज्य वाद्य यंत्र है बांसुरी, एकतारा, अलगोजा। बांसुरी, एकतारा, अलगोजा। आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं थोड़ी सी। देखिए बांसुरी क्या होती है? सुशीर वाद्य यंत्र होता है। बांसुरी कैसी होती है? सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र क्या होता है? ऐसा वाद्य यंत्र जिसको फूंक देकर बजाया जाए, मतलब मधुरता से बजाया जाए, वो क्या कहलाता है? सुशीर वाद्य यंत्र। तो सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा है? बांसुरी। बांसुरी क्या होती है? सुशीर वाद्य यंत्र है। एकतारा क्या है? तत्वाद्य यंत्र है। एकतारा क्या है? तत्वाद्य यंत्र है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि कौन सा तत् है, कौन सा सुशीर है। तो एकतारा क्या है? तत्वाद्य यंत्र है। ये जिसमें तार लगा होता है वो क्या है? तत्वाद्य यंत्र होता है। जिसमें तार लगा होता है वो क्या होता है? तत्वाद्य यंत्र। तो एकतारा क्या है? तत्वाद्य यंत्र है। इसके बाद अलगोजा। अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र है। अलगोजा कैसा है? सुशीर वाद्य यंत्र। ये राजस्थान का वाद्य यंत्र है। राजस्थान राज्य का वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा। एक व्यक्ति हुए हैं रामनारायण चौधरी। कौन है? रामनारायण चौधरी। एक व्यक्ति है रामनारायण चौधरी। सुशीर वाद्य यंत्र को किससे बजाया जाता है? फूंक देकर। लेकिन इन्होंने नाक से बजाया। किससे बजाया? तो नाक से। अलगोजा को बजाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? रामनारायण चौधरी। पूछ ले तो इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रामनारायण चौधरी जिन्होंने सुशीर वाद्य यंत्र यानी अलगोजा को नाक से बजाया। किस व्यक्ति ने अलगोजा वाद्य यंत्र को नाक से बजाया? तो रामनारायण चौधरी। इसका उत्तर है अलगोजा। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा है। एकतारा तत्वाद्य यंत्र है बांसुरी, सुशीर वाद्य यंत्र है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान का पूर्वी जिला। राजस्थान का पूर्वी जिला देखिए 4 ऑप्शन है, चारों जिलों से कंसेप्ट बनता है। ये हमारा राजस्थान है।
ये हमारा क्या है, राजस्थान। पूछा है हमसे पूर्वी जिला, ये क्या है, उत्तर है, ये क्या है, दक्षिण, ये पूरब है और ये पश्चिम है। पूर्वी जिला यहाँ पे क्या है, धौलपुर है, तो पूर्वी जिला कौन सा है, धौलपुर। लेकिन इस बार पूर्वी पूछा है, हो सकता है अगली बार पश्चिमी पूछते हैं, तो यहाँ पे क्या है, जैसलमेर। पश्चिमी जिला पूछा जाए तो कौन सा है, जैसलमेर। उत्तरी पूछा जाए तो श्रीगंगानगर, उत्तरी पूछा जाए तो श्रीगंगानगर, गंगानगर। और दक्षिणी पूछा जाए तो बांसवाड़ा, दक्षिणी पूछा जाए तो बांसवाड़ा। ये अक्षांश एवं देशांतर की आपकी जो क्लास लगी होगी स्वागत सर के द्वारा, उसमें ये आपको कंसेप्ट क्लियरली समझा दिया होगा कि पूर्वी जिला धौलपुर, इसका अक्षांश एवं देशांतरी विस्तार, इसका देशांतरी विस्तार, इनका अक्षांशीय विस्तार, ये दोनों आपको समझा दिए होंगे। 23, 3, 30, 12, 69, 30, 78, 17। तो ये अक्षांश एवं देशांतर की जब क्लास लगी होगी तो तब आपने ये पढ़ लिया होगा। तो राजस्थान का पूर्वी जिला धौलपुर है, हमने देखा जैसलमेर पश्चिमी जिला है, बांसवाड़ा दक्षिणी जिला है और श्रीगंगानगर उत्तरी जिला है। पूर्वी जिला कौन सा है, धौलपुर। नेक्स्ट प्रश्न, ये BSTC 2015 का पेपर है। देखिए किस तरह के प्रश्न आते हैं और हम क्या क्या पढ़ते रहते हैं। ये टेस्ट सीरीज लाने का सिर्फ मकसद इतना ही है कि आप आपकी तैयारी को सुनिश्चित कीजिए। देखिए तो सही कि आप जो पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में काम का है भी या नहीं है, या आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, या फिर हमें किस तरह के प्रश्न पढ़ने चाहिए। ये सिर्फ टेस्ट सीरीज लाने का ये मकसद है। तो आप देखिए पुराना पेपर है, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। 2015 का है हम, आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो पुराना है, पहले ऐसे पूछते थे, लेकिन हम 2022 का भी करेंगे। किसका भी करेंगे, 2022 का, तो ये टेंशन मत लो आप। गिलुंड, आहड़, बागौर, इनमें से कोई। पशुपालन के साक्ष्य, पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम किस सभ्यता से मिले, या पशुपालन के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं। प्रश्न पूछ रहा है हमसे पशुपालन के साक्ष्य, तो ऑप्शन में है गिलुंड सभ्यता, आहड़ सभ्यता और बागौर सभ्यता। तीनों सभ्यताओं के बारे में थोड़ा एक एक लाइन जानते हैं। पशुपालन के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले, गिलुंड, आहड़, बागौर। गिलुंड सभ्यता कहाँ है, राजसमंद में। गिलुंड सभ्यता कहाँ है, राजसमंद में है। पूछा जाए गिलुंड सभ्यता कहाँ है तो राजसमंद में। आहड़ सभ्यता जो है वो सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है। आहड़ सभ्यता और कालीबंगा सभ्यता BSTC और एक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी है, तो BSTC में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए आहड़ सभ्यता सर्वाधिक इंपॉर्टेंट। आहड़ सभ्यता कहाँ है, उदयपुर में। उदयपुर को जिलों की नगरी बोलते हैं, अभी बताया मैंने आपको। आहड़ सभ्यता कहाँ है, उदयपुर में। तो थोड़ा सा आहड़ सभ्यता के कंसेप्ट को हम समझते हैं। आहड़ सभ्यता स्थिति कहाँ है, उदयपुर में। देखिए इसकी खोज, आहड़ सभ्यता की खोज किसी अक्षय कीर्ति व्यास ने, किसने, अक्षय कीर्ति व्यास। तो इस बार पशुपालन के साक्ष्य पूछे हैं, हो सकता है अगली बार आहड़ सभ्यता से प्रश्न आए। तो आहड़ सभ्यता स्थिति कहाँ, उदयपुर में। कहाँ स्थित है, उदयपुर में। इसकी खोज किसने की, अक्षय कीर्ति व्यास ने। आ से आहड़, ऐसे अक्षय, आ से आहड़, ऐसे अक्षय। उसके अलावा इसके प्राचीन नाम, इसको धूलकोट बोलते हैं। आहड़ सभ्यता को क्या बोलते हैं, धूलकोट। आगाटपुर बोलते हैं। तो आहड़ सभ्यता उदयपुर में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा खोज की गई, इसको धूलकोट बोलते हैं और आगाटपुर बोलते हैं। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, नदी बेड़च है, किसकी नदी के तट पर स्थित है, या ये सभ्यता विकसित हुई तो बेड़च या आयड़ नदी के तट पर। लेकिन इस सभ्यता को बनास संस्कृति बोलते हैं। इस सभ्यता को क्या बोलते हैं, बनास संस्कृति। क्योंकि जब हम बनास नदी पढ़ेंगे, आप जब बनास नदी पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे बनास नदी की सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी है आयड़ नदी। कौन सी नदी, आयड़ नदी। आयड़ नदी जाकर बनास नदी में मिलती है। तो बनास संस्कृति किसको बोलते हैं, आयड़ सभ्यता को, आहड़ सभ्यता को। आहड़ सभ्यता उदयपुर में अक्षय कीर्ति व्यास ने खोज की। धूलकोट, आगाटपुर इसके प्राचीन नाम है। बेड़च एवं आयड़ नदी, बेड़च या आयड़ एक ही है नदी, कहीं बेड़च कहीं आयड़। ये जब ज्योग्राफी की आप क्लास पढ़ोगे जब पता चलेगा आपको कि बेड़च कहाँ तक है और आहड़ कहाँ तक है। बनास संस्कृति भी बोला जाता है। चलिए ये आपकी आहड़ सभ्यता हुई। उसके बाद बागौर जो भीलवाड़ा में स्थित है। बागौर कहाँ है, भीलवाड़ा में। बागौर कहाँ है, भीलवाड़ा में। इसका उत्तर है कि पशुपालन के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले, बागौर भीलवाड़ा से।
लेकिन यदि आपसे ये तो इसमें पूछा कि पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो अपन ने टिक कर दिया बाघ और भीलवाड़ा। लेकिन मानव ने सर्वप्रथम किसको पाला, अगर ये आए तो कुत्ते को। किसको पाला, कुत्ते को। मानव ने सर्वप्रथम किसको पाला, मतलब किस पशु को पालना शुरू किया, तो सर्वप्रथम मानव ने कुत्ते को पाला। ये गाय वगैरह बाद में मानव ने पाले, सबसे पहले किसको पाला, कुत्ते को। तो ये प्रश्न कंप्लीट हुआ हमारा। अगला प्रश्न है श्री सीमेंट संयंत्र है। अगला प्रश्न है श्री सीमेंट संयंत्र कहाँ है, श्री सीमेंट संयंत्र कहाँ है। देखिए साथियों, ऑप्शन दिया है मोडक, गोटन, निम्बाहेड़ा और ब्यावर। मोडक, गोटन, निम्बाहेड़ा, ब्यावर। पूछ रहा है श्री सीमेंट, श्री सीमेंट का कारखाना कहाँ है, श्री सीमेंट का कारखाना कहाँ है, मोडक में, गोटन में, निम्बाहेड़ा में, ब्यावर में। मोडक कहाँ है, कोटा में। मोडक कहाँ है, कोटा में। गोटन कहाँ है, नागौर में। गोटन कहाँ है, नागौर में। इस गोटन के बारे में एक और फैक्ट याद रखना, सफेद सीमेंट का कारखाना सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ है, गोटन नागौर। सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ खोला गया, गोटन नागौर। प्रथम सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ खोला गया, गोटन नागौर में। निम्बाहेड़ा, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में। निम्बाहेड़ा कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। और ब्यावर अजमेर इसका सही उत्तर है। श्री सीमेंट संयंत्र कहाँ है, ब्यावर अजमेर में। लेकिन ब्यावर अजमेर से इससे भी इंपॉर्टेंट एक प्रश्न और बनता है, ये तो इस बार श्री सीमेंट का पूछ लिया उसने। ब्यावर कहाँ है, अजमेर में। वैसे तो अजमेर पूरा ही इंपॉर्टेंट है, धार्मिक नगरी है हमारी। आज ब्यावर अजमेर में राजस्थान की, ब्यावर अजमेर में राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई। देखिए हमारा प्रश्न था कि श्री सीमेंट कहाँ स्थापित है, तो श्री सीमेंट कहाँ स्थापित है, ब्यावर अजमेर में। श्री सीमेंट कहाँ स्थापित है, ब्यावर अजमेर में। गोटन नहीं है, कहाँ पे, ब्यावर अजमेर में। अब ब्यावर अजमेर के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और बता रहा हूँ, वो देखिए आप क्या है। ये ब्यावर अजमेर के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए कि जो ब्यावर अजमेर है ना, वहाँ पर राजस्थान की पहली सूती वस्त्र की मिल स्थापित की गई। कब की गई, 1889 में। कब की गई, 1889 में। अब पूछा जाए किसके सहयोग से, तो सेठ दामोदर दास। राजस्थान का जो ब्यावर अजमेर है, यहाँ पहली, राजस्थान के ब्यावर अजमेर में पहली सूती वस्त्र की मिल स्थापित की गई। किसके सहयोग से, सेठ दामोदर दास के सहयोग से। इस मिल का नाम देखिए, थोड़ा जगह नहीं है। इस मिल का नाम है द कृष्णा मिल्स। तो राजस्थान की पहली सूती वस्त्र की मिल द कृष्णा मिल्स 1889 में किसके सहयोग से, सेठ दामोदर दास के सहयोग से। कहाँ पे, ब्यावर में। ब्यावर कहाँ पड़ता है, अजमेर में। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट खनिजों में से या कारखानों में से पूछा जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट, या मतलब उद्योगों में से, सीधे उद्योगों में से पूछा जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन सा है, सेठ दामोदर दास द्वारा ब्यावर अजमेर में द कृष्णा मिल्स की स्थापना 1889 में की गई। 1889 में की गई। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। श्री सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित है, ब्यावर अजमेर में। हमने देखा ब्यावर अजमेर में। मोडक कहाँ है, कोटा में। गोटन कहाँ है, नागौर में। जहाँ सफेद सीमेंट का प्रथम सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ है, गोटन में। निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में। आओ अगला प्रश्न देखते हैं। जीरे का उत्पादन सर्वाधिक होता है, जीरे का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, पूछ रहा है हमसे। ऑप्शन फर्स्ट दिया उसने जोधपुर, जालौर, उदयपुर, बूंदी। देखिए जीरे का उत्पादन सर्वाधिक होता है जोधपुर, जालौर, उदयपुर, बूंदी। दूसरा ऑप्शन दिया है पाली, भरतपुर, धौलपुर। पाली, भरतपुर, धौलपुर। तीसरा ऑप्शन दिया है बाड़मेर, जालौर, नागौर, पाली। बाड़मेर, जालौर, नागौर, पाली। और चौथा ऑप्शन दिया है कोटा, बूंदी, दौसा। चौथा ऑप्शन क्या दिया है, कोटा, बूंदी, दौसा। तो जीरे का उत्पादन पूछा है,
मैंने जीरे का उत्पादन, अच्छा आपको आज नहीं बताया, कल बताया, चलो ठीक है। जीरे का उत्पादन सर्वाधिक होता है साथियों जालौर में। यदि वन लाइन प्रश्न आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में जीरे का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, तो जालौर। राजस्थान में जीरे का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, फर्स्ट पे कौन है, फर्स्ट पे कौन है, जालौर है, फर्स्ट पे कौन है, जालौर है। लेकिन उसने हमसे पूछा है कि जीरे का उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या क्या कर दिया उसने कि 3-3 4-4 जिले उसने कंबाइंड में दे दिए। अब जालौर ढूंढो, जालौर तो इसमें भी है, जालौर इसमें भी है, दो में जालौर है, लेकिन उसने क्या किया 3-3 4-4 जिले कंबाइंड में दिए। तो इस प्रश्न को देखिए कैसे हल करते हैं। पहले में उसने दिया जोधपुर जालौर, पहले में क्या दिया उसने, जोधपुर जालौर, उदयपुर बूंदी, बूंदी में तो नहीं होता है, बूंदी में क्या है, नहीं होता है, उदयपुर में थोड़ी बहुत होता भी है तो उदयपुर को नहीं लेंगे, तो जोधपुर और जालौर। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं, ये हमारा गलत हो गया, किसकी वजह से, बूंदी की वजह से, तो ये हमारा गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए पाली, पाली भरतपुर धौलपुर, धौलपुर और भरतपुर में नहीं होता है, पाली में चलो मान लेते हैं होता है, लेकिन भरतपुर धौलपुर में तो नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखिए बाड़मेर जालौर नागौर पाली, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन चौथे ऑप्शन को देखो कोटा बूंदी दौसा, नहीं ना बूंदी में होता है, क्योंकि बूंदी तो हमने यहीं इनकरेक्ट कर दी, ये कोटा, कोटा में भी नहीं होता, तो ऑप्शन क्या है, तीसरा इज करेक्ट, ऑप्शन तीसरा इज क्या करेक्ट, क्या है, बाड़मेर है, जालौर है, नागौर है, पाली है। पूछा जाए फर्स्ट पे सर्वाधिक कहाँ होता है, तो जालौर में, जीरे का उत्पादन सर्वाधिक जालौर में। सेकंड पे पूछा जाए तो बाड़मेर में, सेकंड पे पूछा जाए तो कहाँ होता है, बाड़मेर में। जालौर बाड़मेर नागौर पाली, यहाँ जीरे का उत्पादन सर्वाधिक होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बालर प्रसिद्ध है, बालर क्या है, नृत्य है, बालर नृत्य प्रसिद्ध है, पूछ रहा है हमसे बालर नृत्य प्रसिद्ध है, कहाँ का है, पाली का है, उदयपुर का है, सिरोही का, अलवर का है। देखिए बालर नृत्य के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी लेते हैं। तो बालर नृत्य प्रसिद्ध है, बालर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, पाली का, उदयपुर का, सिरोही का या अलवर का, तो इसका उत्तर है बालर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, सिरोही का। अब हम थोड़ा सा बालर नृत्य को पढ़ते हैं। बालर नृत्य, इस बार पूछा उसने कि बालर नृत्य प्रसिद्ध है, उसने स्थान पूछा सिरोही। अगली बार पूछ सकता है किस जनजाति का है, तो बालर नृत्य गरासिया जनजाति से संबंधित है। किससे संबंधित है, गरासिया जनजाति। बालर नृत्य किससे संबंधित है, गरासिया जनजाति से, ठीक है। उसके अलावा बालर नृत्य एकमात्र ऐसा नृत्य है जिसको बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, बालर नृत्य को बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। तो ऐसा नृत्य बताइए जो बिना वाद्य यंत्र के होता हो, वो कौन सा है, बालर नृत्य है। एकमात्र ऐसा नृत्य है जो सबसे धीमी गति से किया जाता है। किससे किया जाता है, सबसे धीमी गति से। जब ढोल नगाड़े तबला कुछ बजेगा ही नहीं तो धीमी गति से ही होगा। तो बालर नृत्य सबसे धीमी गति से किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, और गरासिया जनजाति का नृत्य है। कहाँ का है प्रसिद्ध, सिरोही का। ये बालर नृत्य हुआ, ये क्या हुआ, बालर नृत्य। बालर नृत्य से अक्सर ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है, तो ये पूछा जाता है कि किस जनजाति का है, इंपोर्टेंट लगा लेना, गरासिया जनजाति का है। किस जनजाति का है, गरासिया का। उसके बाद एकमात्र नृत्य है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो बिना वाद्य यंत्र के, इसमें कोई भी ढोल तबला कुछ नहीं बजता, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। एक और फैक्ट, ये युगल नृत्य है। कैसा नृत्य है ये, युगल, जोड़े से करते हैं इसको, युगल नृत्य है। हाथ में रूमाल लेके वृत्ताकार पथ में नृत्य करते रहते हैं। तो युगल नृत्य कौन सा है, बालर नृत्य, सबसे धीमी गति से होता है बालर नृत्य। एकमात्र नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, गरासिया जनजाति का नृत्य है। और कहाँ का प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध क्या कहाँ का है, सिरोही क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। ये बालर नृत्य हुआ। नेक्स्ट है राजस्थान का राज्य नृत्य है। देखिए राजस्थान का राज्य नृत्य, ये BSTC 2015 का पेपर है, पूछ रहा है राजस्थान का राज्य नृत्य। ऑप्शन ए में दिया उसने घूमर, गरबा, कथकली। एक एक को देखते हैं। देखो कथकली है केरल की, कथकली कहाँ की है साथियों, केरल की। कथकली कहाँ की है, केरल की। गरबा कहाँ का है, गुजरात का। गरबा कहाँ का है, गुजरात का। और राजस्थान का क्या है, घूमर। राजस्थान का क्या है, घूमर। तो राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, घूमर। वैसे ये घोषित नहीं किया गया है, इसका सन वगैरह नहीं है। जैसे खिचड़ी को राज्य वृक्ष घोषित किया है, तो ऐसे उन सबका सन है, लेकिन इसका सन नहीं है। तो ये तो क्या है, सार्वभौमिकता है। बूंदी में डांस करते देखो तो भी महिलाएं घूमर की तरह ही डांस करती हैं, जैसे घूमर हो रहा हो। और जैसलमेर में देखो जब भी महिलाएं ऐसे ही डांस करती हैं, तो इसलिए घूमर नृत्य हमारा राज्य नृत्य है। तो राज्य नृत्य क्या है, घूमर नृत्य, जो कहाँ का है, राजस्थान का, ठीक है। कथकली करेली की, गरबा गुजरात का। नेक्स्ट प्रश्न। अच्छा ये चलिए, ये हमारे 15 प्रश्न
15 प्रश्न थे जो BSTC 2015 के पेपर में आए थे। अब देखिए आपके लिए ये मैं 15 प्रश्न लेकर आया। आप ये इसे इन प्रश्नों से देखकर हमने देखा कि हम जो प्रश्न लेकर आए हैं उन प्रश्नों में जितने भी जो ऑप्शन है उन सब के बारे में हम जान रहे हैं। जैसे गरबा कहाँ का है, कथकली कहाँ की है, या घूमर नृत्य कहाँ का है। उसके अलावा देखिए हमने जाना जैसे पशुपालन में पढ़ा हमने गिलुंड सभ्यता राजसमंद में, आहड़ सभ्यता उदयपुर में, आहड़ सभ्यता के बारे में डिटेल जानी। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में कुत्ते के सबसे पहले